ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है। अब ठीक है। हाँ मतलब हम इंसान नहीं है, हमको प्यास नहीं लगता है, पानी नहीं पिए। हाँ तो पढ़ाते समय पानी पिएगा तो बड़ा गुनाह कर दिया। हाँ लोग प्रधानमंत्री के पद पर रह करके घोटाला कर देता, उस पर टेंशन नहीं है। पढ़ते समय खा रहे थे उसका कोई टेंशन नहीं, हम पढ़ाते समय पानी पी लिए उसको टेंशन हो रहा है। अजीब लड़की है। इन लोग में मतलब 1% सेंस होता है। बोले ना कि इन लोग का दिमाग पहले था नाम था, अब कहाँ चल गया है एड़ी में, तो फिर कहाँ से समझ में आएगा। देखो यहाँ ये टाइप करने वाला भी का कमाल देखो, इसका कमाल दिखा है, दिखा रहे हैं। तो लोग का आंख है लेकिन दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है। देखो मेरा नाम क्या है, कृष्णा है ना। इसमें देखना ये क्या लिखा है, कहीं लिखा होगा, कहाँ गया जी। देखो यहाँ क्या लिखा है कृष्णान। चलो ठीक है, देखो हटाओ। अब ध्यान से देखेगा, यहाँ तक हो गया था आप लोग का। जीव जगत आप लोग को बता दिए थे हम लोग कि ये मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पौधा, जंतु, ये सब होता है। ठीक है, ये लगता है नरियम घुस जाएगा जी। जनन प्रजनन आप लोग समझ गए थे कि जब कोई भी जीव अपने जैसा समान संतति को जन्म देता तो उसको हम लोग जनन तो लिख रही है अभी। उसके बाद देखो जीवन अवधि हम आप लोग को बता दिए थे कि किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक को हम लोग क्या कहते थे, जीवन अवधि। इसमें आप लोग को बताए थे हाथी का इतना साल, गुलाब, कुत्ता, ये सब वगैरह वगैरह बता दिए थे आप लोग को। ये वाला हो गया था आप लोग का। मनुष्य का औसत जीवन काल 70 साल, मनुष्य का अधिकतम जीवन काल 120। ये एवरेज है, ये आपका मैक्सिमम जी सकता है, इसे भी ज्यादा जी सकता है अगर वो अच्छे ढंग से उसका शरीर काम कर गया, रह गया तो। ये सभी आप लोग को बता दिए थे हम। ठीक है, आगे देखो यहाँ तक हो गया था। अलैंगिक जनन शायद हम बता रहे थे या फिर बताना होगा, यही बता रहे थे, ये बता दिए थे। चलो तो अलैंगिक जनन हो गया था आपका। ठीक है, अब अलैंगिक जनन का विधि हम आप लोग को समझाए थे या नहीं समझाए, ये भी हो गया था, यहाँ तक हो गया था। अच्छा तो यहीं से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, फिर रिवाइज हो जाएगा हम लोग का। देखिए अब ध्यान से समझना है, एक एक बात को हम लोग क्लियर करते जाएंगे। ठीक, देखो ध्यान से समझना। जनन 2 प्रकार का होता है, सबको यहाँ देखेगा। ठीक है, जनन कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक लैंगिक जनन होता है आपका, एक कौन होता है आपका, अलैंगिक। लैंगिक जनन में जनक का संख्या कितना होता है, 2। सीधा से बैठो, जनक का संख्या कितना होता है, 2। और अलैंगिक में कितना होता है, 1 होता है। अलैंगिक जनन में अकेला रहता है, जो जनक होता है वो कैसा रहता है, अकेला रहता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता कि 2 गोरे या 3 गोरे नर रहे या फिर मादा रहे। अलैंगिक में एक ही होता है जनक, और उसी के जैसा सेम संतान का निर्माण होता है। ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ एक होता है लैंगिक जनन, ठीक है, और एक आपका कौन सा जनन है भाई, अलैंगिक। देखो ये दोनों जनन का ही प्रकार है। लैंगिक को हम लोग बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और अलैंगिक को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये डिस्टर्ब कर रहा बार बार, काहे ऊपर चढ़ जाता है जी, टी शर्ट है उसी तरह है। चलो देखो यहाँ अब ध्यान से समझेगा कि अलैंगिक जनन में होता क्या है। लैंगिक जनन तो तुम लोग देख लिया है कि इसमें सर 2 प्रकार, 2 जंतु होते हैं, एक को हम लोग नर बोला करते हैं, एक को क्या बोला करते हैं, मादा। ये दोनों मिल करके आपका लैंगिक जनन की प्रक्रिया को पूरा करता है। समझ में आ गया। अलैंगिक जनन में क्या होता है, जनक जो होता है ये जनक मात्र 1 होते हैं। जनक का संख्या कितना होता है, 1। मात्र और मात्र कितने जनक होते हैं, 1। और उसको कोई जरूरत नहीं होता नर रहे या फिर मादा रहे, उसका कोई पता नहीं रहता। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अलैंगिक जनन का विधि, अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन कई प्रकार के होते हैं। देखो उसमें से है, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यह एकल जनक के कारण होता है। यह किसके कारण होता है, एकल। अच्छा जनक तो समझता है तुम लोग, जनक मतलब जन्म देने वाला। जनक मतलब क्या, जन्म देने वाला, याद रहेगा आप लोग को। जनक मतलब जन्म देने वाला, जो जन्म देता है जीवों को, उसी को हम लोग बोलते हैं जनक, जन्म देने वाला। ठीक है, ये क्या है आपका जनक। अब देखिए यहां पर एक वर्ड आया है एकल जनक, तो एकल को अगर हम लोग अलग करेंगे तो एक, और ये प्लस में आ जाएगा इधर जनक। देखो संधि विच्छेद नहीं किए है, इसका मीनिंग लिखे हम। ठीक है, अगर संधि विच्छेद करेंगे हिंदी के नियम के अनुसार तो वो दूसरा चीज आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर है एकल जनक, यानी कि जनक का संख्या यहाँ पर क्या होगा आपका भाई, 1 हो। यहाँ पर जनक का संख्या क्या होगा, 1 हो।
अब देखो बोला कि नर एवं मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता, चूंकि देखो इसमें जनक ही क्या गो है, एक जनक क्या गो है, एक। तो फिर इसमें नर और मादा का बात कहां से आया? जब नर और मादा रहेगा ही नहीं तो बोलो जायगोट का निर्माण होगा क्या? जायगोट नहीं बनता है। जायगोट किस में बनता है? लैंगिक जनन में। किस में बनता है? लैंगिक जनन में। इसमें सारा आ रहा है, कहीं कट रहा है क्या? कुछ दिक्कत नहीं ना? चलो वॉइस रिकॉर्ड हो रहा है। चलो देखो, तो नर एवं मादा युग्मक का निर्माण नहीं होता। नर और मादा युग्मक का निर्माण कहां पर होता है आपका? तो लैंगिक जनन में। कहां पर होता है? लैंगिक जनन में। तुम लोग जानता होगा कि लैंगिक जनन पढ़ा भी है कि इसमें नर आते हैं। नर क्या देता है भाई? स्पर्म देता है, ठीक है। एक मादा आता है, आती है, ठीक है, और आता है बोल दिए हम। देखो मादा क्या देती है आपका भाई? ओभम। मादा क्या देती है? ओभम। और ये दोनों मिल करके, ओभम और स्पर्म मिल करके किसका निर्माण करता है? जायगोट का। किसका निर्माण करता है? जायगोट का। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? तो ये जो स्पर्म और मादा का ओभम दोनों मिलता है, ये जायगोट बनाता है। इसी को हम लोग भ्रूण बोलते हैं। और यही भ्रूण जाकर के आगे क्या बनता है? शिशु बनता है। क्या बनता है आपका? शिशु। तो यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ ये पढ़ रहे हैं कि भाई यहाँ पर अलैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा अलग अलग होते ही नहीं है। नर और मादा अलग अलग नहीं होते, इसमें एक ही जनक होता है। तो जब एक ही जनक होता है इसलिए यहाँ पर युग्मक का निर्माण नहीं होता, जायगोट बनता ही नहीं। कोई परेशानी है? दूसरा पॉइंट देखिए, ये बोलता है विभेदन नहीं होता। यहाँ पर क्या, कौन सा क्रिया नहीं होता है? विभेदन का। विभेदन का अर्थ यहाँ पर ये लेना कि बंटने का क्रिया। जैसे कि नर और मादा का जो आ रहा था, स्पर्म और ओभम जो आ रहा था, इसमें ये बंटता था। इसका ये 23 गो आता था, इसका भी 23 गो आता था, दोनों मिलकर क्या को बनता था? 46 गो। तो यहाँ पर ये आपका 46 गो का एक भ्रूण बनता था और उससे एक नए शिशु का निर्माण होता था। तो यहाँ पर विभेदन भी नहीं होता। तो विभेदन कहाँ पर होता है आपका? लैंगिक जनन में। कहां पर होता है? अगर आपसे पूछ दे कि लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, तो बता पाएगा? पहला तो अंतर ये बता देना कि भाई लैंगिक जनन में एकल जनक नहीं द्वि जनक होता है। कैसा होता है? लेकिन अलैंगिक जनन में क्या होता है आपका? एकल जनक। दूसरा बता देना कि इसमें नर एवं मादा के द्वारा युग्मक का निर्माण नहीं होता, लेकिन लैंगिक जनन में नर और मादा के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है। समझ में आ गया मेरा बात? कोई दिक्कत है? देखिए आगे क्या है, बोल रहा है कि इसमें विभेदन नहीं होता, तो उसमें लिख देना कि विभेदन उसमें होता है। समझ गया? कोई दिक्कत? देखो अगला है कि नए लक्षण उत्पन्न नहीं होते। सबसे बड़ा बात, इसको याद रखेगा, चौथा नंबर पॉइंट को देखिए। एक होता है लैंगिक जनन के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा या जो शिशु उत्पन्न होगा। ध्यान से समझना इस बात को। यहाँ पर लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न हुआ है। किसके द्वारा? लैंगिक जनन के द्वारा। और इधर एक है अलैंगिक के द्वारा। देखो अलैंगिक जनन के द्वारा भी जो शिशु उत्पन्न होगा, ये जो शिशु होगा और ये जो शिशु होगा, दोनों में अंतर होता है। देखो दोनों में अंतर क्या होता है कि लैंगिक जनन के द्वारा जो शिशु उत्पन्न होगा वो इस वातावरण में, जैसे इस माहौल में आएगा तो बदलते वातावरण, बदलते माहौल में वो ढल सकता है। ये क्या हो सकता है? ढल सकता है। माने जो वातावरण जैसे आएगा, जिस प्रकार का परिस्थिति हम लोग के साथ आएगा, तो हम लोग उस परिस्थिति में रह सकते हैं। जैसे देखो गर्मी का मौसम आ जाता है, आता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं? पंखा लगा करके रह जाते हैं। रहते हैं हाँ या नहीं? और जैसे मान लो ठंडी का आ गया तो हम लोग कपड़ा पहन लेते हैं। बरसात का आ गया तो बरसात में हम लोग बारिश से भाग जाते हैं। आंधी आ गया तो आंधी से हट जाते हैं। फिर अगर हम लोग का देखो अभी टेम्परेचर कुछ सालों से धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है कि नहीं, तो हम लोग अपने आप को इसमें ढल करके रख रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग का प्रजाति ही खत्म हो गया क्या? नहीं। तो हम लोग का इसलिए नहीं होता क्योंकि हम लोग कौन से जनन से आए हुए हैं? लैंगिक जनन से। तो लैंगिक जनन से जो शिशु उत्पन्न होता है वो बदलते हुए वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है, अपने आप को संभाल लेता है और उसी वातावरण के अनुसार चलने लगता है। लेकिन अलैंगिक जनन के द्वारा जो शिशु उत्पन्न होता है, अगर माहौल बदलता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है? उसका प्रजाति विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो बदलते हुए वातावरण में अपने आप को संभाल नहीं पाता, इसके हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाता है। समझ में आ गया मेरा बात? किसी को कोई दिक्कत है? तो लोग समझ रहा है? देखो अब यहाँ पर इसलिए इसको बोले कि याद रखना है कि नए लक्षण उत्पन्न नहीं होता। दूसरा चीज देखना कि यहाँ पर नया लक्षण उत्पन्न नहीं होता। इसमें क्या होता है? इसका डायरेक्ट जो क्लोन होता है, क्लोन तो तुम लोग को बताए थे, इसमें डायरेक्ट किसका ट्रांसफर हो जाता है? आपका क्लोन का। लेकिन इसमें डायरेक्ट क्लोन का ट्रांसफर नहीं होता है। इसमें मादा भी अपना 46 में से आधा करके देता है, क्योंकि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन विभाजन होता है? और अर्धसूत्री विभाजन में आधा ही क्रोमोसोम अपने शरीर का देता है। तो वो अगर मादा दे रही है तो मादा क्या को दे रही है?
23 गो, और नर भी दे रहा है तो क्या को दे रहा है 23 गो। तो ये नर का है और ये किसका है मादा का। तो बोलो इसमें जो संतान उत्पन्न होगा वो एक अलग किस्म का होगा, जिसमें कि इन दोनों का गुण क्या रहेगा, मिक्स रहेगा, मिक्स रहेगा। लेकिन इसमें बोलो एक गो है ना, एक गो है ना। जैसे मान लो एक बेटा जिसके घर में है, जो पान फूल चढ़ेगा उसी पे चढ़ेगा, चढ़ेगा कि नहीं। वो रुसेगा तो उसको माए बाप मनाएगा भी। अगर 2-3 गो है तब बता, एगो रुसले तो रुसला रहने दो, मतलब उधर पड़ल रहने दो, दूसरे को खिला दो, दूसरे को दूसरा करेगा मेरा सेवा सत्कार जो भी है भविष्य में, ठीक है। तो एगो वाला क्या करेगा, सेम उसी तरह जो पान फूल चढ़ना उसी को जैसे वो समझ रहा है, ठीक है। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, सेम उसका क्लोन ही आ जाता है, सेम उसका क्या आ जाता है क्लोन। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, दोनों का गुण मिक्स हो जाता है। तो कभी कभार देखेगा तो बोलेगा कि नाक गया है मम्मी पर तो कान चला गया पापा पर, अच्छा होता है, ठीक है। तो दोनों का मिक्स करके आता है। तो वही बोलता है कि नया लक्षण इसमें नहीं उत्पन्न होता है, लेकिन इसमें देखना उत्पन्न हो जाएगा। कैसे, माँ अगर मान लो कि गोरी है और बाप अगर मान लो कि काला है, तो संतान जो होगा ये भूरा किस्म का होगा। मैंने अलगे कलर पकड़ लेता, पकड़ता है कि नहीं पकड़ता, मतलब ये कलर कोई नहीं है, ऐसे मजाक में बोले भूरा कलर, ठीक है। जैसे मान लो कि मम्मी लंबी है, पिताजी भी लंबे हैं, ठीक है। अब उसका संतान जो आएगा, उसका बेटा बेटी जो है वो नट्टी हो जाएगा, होता है कि नहीं होता है। तो बोलो इन दोनों का गुण इसमें आया क्या, आया। माँ भी पूरा तेज, बेटा भी, बेटा बोलते हैं, मम्मी भी किसी का पूरा तेज, पिताजी भी किसी का पूरा तेज, अब बेटा बेटी जो छुच्छे भुसगोल, होता है कि नहीं होता है, ऐसा होता है। किसी का मम्मी पापा पूरा भुसगोल रहता है, उसको पढ़ाई लिखाई से मतलब ही नहीं रहता, बेटा उसका पढ़ लिख के डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है, बनता है कि नहीं बनता है। तो क्या ये यहाँ पर नया गुण उत्पन्न हो रहा है, हाँ या नहीं, बोलो हो रहा है। यहाँ नया गुण उत्पन्न होगा, नहीं होगा, यहाँ नया गुण उत्पन्न नहीं होगा। समझ में आ रहा है, किसी को कोई दिक्कत है। चलो, तो वही बोलता है कि अलैंगिक जनन में नया लक्षण आपका उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन लैंगिक जनन में आपका ये होता है। अगले पॉइंट पर आते हैं। ये बोलता है कि समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होता है। देखो हम तुम लोग को बताए थे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, कौन कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और समसूत्री कोशिका विभाजन। थोड़ा सा और देख लो यहाँ पर, ये समसूत्री कोशिका विभाजन क्या है। देखो जैसे मान लो कि मनुष्य के पास 46 क्रोमोसोम है, 23 जोड़ा में है, ये तो जानता है तुम लोग भाई। अब करता क्या है, यहाँ पर अगर मान लो नर है, यहाँ पर अगर मादा है, इसके पास भी अपना 46 क्रोमोसोम, इसके पास भी अपना 46 क्रोमोसोम। अगर यह 46 को दे देता और ये भी 46 को दे देती, तो बताओ 46 और 46 जोड़ करके कितना बन जाता जी, 6 6 12, 4 दूना 8 1 9, कितना क्रोमोसोम आता। तो इन दोनों के द्वारा जो संतान उत्पन्न होता, वो बताओ किस किस्म का रहता है, अजीब टाइप का नहीं, राक्षस बन जाता है, 4 गो हाथ हो जाता, 20 गो उंगली हो जाता, जने मन तने नाखून निकल जाता, पेट में हाथ निकल जाता, पैर में कान निकल जाता, जहां मन तहा जो मन सो हो जाता कि नहीं। तो इसलिए यहां पर क्या करता है, ये अपना 23 गो देता है दैहिक क्रोमोसोम, 22 गो, और ये भी अपना 22 गो दैहिक क्रोमोसोम देता है, और ये अपना एगो सेक्स क्रोमोसोम देता है, और ये भी अपना एक सेक्स क्रोमोसोम देता है। तो 22 दूना 44 दो कुल मिलकर के कितना होता है 46। तो एगो प्रॉपर इंसान जन्म लेता है, क्या जन्म लेता है, इंसान। और अगर ऐसा नहीं होता तो राक्षस का भी बाप जन्म लेता है। समझ में आ रहा है, क्योंकि 46 46 92 गो, समझ रहा है क्रोमोसोम, 4 गो हाथ, जन्ने मन तन्ने पैर, जन्ने मन तन्ने कान, खोखड़ियों में आंख हो जाता है, नहीं हो जाता। तो ये सब हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये कौन सूत्री विभाजन कर रहा है, अर्धसूत्री, सामसूत्री नहीं है। कौन है, सामसूत्री होता तो भयानक हो जाता, पृथ्वी पर जन्ने मन तन्ने राक्षस घूमता, तो लोग कहां से राक्षस घूमता पता नहीं। तो इसलिए मनुष्य में क्या होता है, अर्धसूत्री, यानी मनुष्य में अर्धसूत्री होता है। इसका मतलब लैंगिक जनन में कौन विभाजन होता है, अर्धसूत्री। तो लैंगिक में कौन होता है, याद रखना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा यहाँ से, खाली हंसने में दिमाग नहीं लगाना। यहाँ पर कौन विभाजन होता है, अर्धसूत्री, याद रहेगा। अगर यही पूछ दे अलैंगिक में, तो बोलो लैंगिक में कौन है, लैंगिक में आपका कौन है, अर्धसूत्री, लेकिन यहाँ कौन है आपका, समसूत्री। मतलब जितना मेरे पास है सब आपका है, जितना मेरे पास है सब की क्या है, आपका, मतलब अगले आने वाले संतान का है। तो जितना, जैसे मान लो कि इसके पास 23 गो क्रोमोसोम है, तो अगले संतान को भी ये 23 गो फोटोकॉपी करके दे देगा, क्योंकि इसके पास 2 गो जनक तो है नहीं, सिंगल है यहाँ पर। तो जितना है उतना दे दिया, तभी नहीं जन्म लेगा अगला जीव। तो ये आधे अगर देगा तो फिर आधे वो जन्म लेगा, आधा ही संतान दिखेगा, पैर दिखेगा नहीं, कान दिखेगा नहीं, एक एक आंख रहेगा, ऐसे करके रहेगा। मतलब ये उदाहरण दिया आपको हम कि अगर मान लो इस प्रकार करके पूरा जीव है, ये अपना आधे देगा, तो बोलो जीव कैसे होगा, ऐसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये आधे दिखेगा। इसलिए ये अपना टोटल दे देता। इसमें भी 2 गो रहता तो आधा आधा बांट के देता, लेकिन इसमें एक गो है,
जनक क्या गो है, एगो। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो उदाहरण के रूप में याद रखिएगा कि अलैंगिक जनन किसमें किसमें पाया जाता है, तो मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में और किसमें पाया जाता है, प्रोटिस्टा में। बोलो यहां तक बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है किसी को, कोई परेशानी? देखो ये आप लोग को दिख रहा है, ये क्या है, अमीबा, ये क्या है, अमीबा। तो बताओ अमीबा में कौन सा जनन होता है, लैंगिक जनन की अलैंगिक जनन? अलैंगिक जनन। तो ये देखो दो भाग में बट जाएगा, कितना भाग में बटेगा, दो भाग में। कितना भाग में बटेगा, दो भाग में। और दो भाग में बटेगा तो सेम सेम रहेगा, रहेगा कि नहीं? चलो अब आते हैं हम लोग आगे। अब दूसरा कौन है हम लोगों का, लैंगिक भी आपको हम बता दिए, समझ में आ गया होगा। देखो अब इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। देखिए बोला लैंगिक जनन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात समझ में आ रहा है, किसी को दिक्कत है? चलो देखो इसका डेफिनेशन है कि ऐसा जनन जिसमें दो माता पिता नर एवं मादा के युग्मकों के संलग्न से नया जीव उत्पन्न होता है, तब ये क्या कहलाता है आपका, लैंगिक जनन। क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। बोला इस जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है तथा उसके संलयन यानी निषेचन से बनने वाली संरचना नया जीव विकसित होता है। इसमें उत्पन्न संतानें माता पिता से कोशिकी एवं अनुवांशिक रूप से क्या होते हैं, आपके भिन्न। ये सारा चीज अभी हम आपको क्लियर कर दिए कि भाई एक नर होता है, एक क्या होता है आपका मादा। दोनों आधा आधा अपना क्या देता है, नर देता है स्पर्म, मादा देता है ओवम। दोनों से मिलता है, दोनों मिलेगा, जैसे दोनों मिलेगा तो उसको बोलते हैं संयुग्मन। क्या बोलते हैं, संयुग्मन। यहाँ देखो लिखा होगा, या इसी को बोलते हैं हम लोग संलयन, इसी को बोलते हैं हम लोग निषेचन। ठीक है, संयुग्मन, संलयन, निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, फिर भ्रूण बनाते हैं, भ्रूण से एक नया शिशु मतलब आगे जाकर विकसित होकर के शिशु का रूप ले लेता है वो। यही है, दोनों अलग अलग रहते हैं, नर अलग होते हैं, मादा अलग होते हैं, दोनों ने माता पिता का संज्ञा लिया है ये। तो ये क्या कहलाता है आपका, लैंगिक जनन। क्या कहलाता है, लैंगिक जनन। सीधा सीधी इसके बारे में याद रखना कि जिसमें दो जनक हो उसको क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन। देखो इसमें देखो ये मेल है, मेल क्या दे रहा है आपका, शुक्राणु। ये यहाँ पर क्या है, मादा का ओवम है, मादा का क्या है, ओवम। इधर से देखो ये मादा है, यहाँ पर ये ओवम दी है, ये दोनों यहाँ पर मिला है, स्पर्म भी आपका मिला है और ओवम भी मिला। देखो स्पर्म और ओवम दोनों मिला है, ये यहाँ पर क्या बनाया है भाई आपका, जायगोट। क्या बनाया है, जायगोट। और यही जायगोट आगे चल करके क्या बनेगा, शिशु। क्या बनेगा, शिशु। क्या यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को, आगे बढ़े नहीं, हाँ या नहीं? चलो अब आगे बढ़ते। देखो लैंगिक जनन का बोल रहा है, क्या है भाई हम लोगों को पढ़ना है, लैंगिक जनन की क्या पढ़ना है हम लोगों को, विशेषताएं। ये तो समझ गया होगा, यही है लैंगिक जनन। यहाँ देखो एक है मेल, यहाँ पर है एक बड़ी खूबसूरत सी महिला है। ठीक है, यहाँ पर देखो शुक्राणु, यहाँ पर क्या आता है, डिम्बाणु, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओवम। ये दोनों आपस में मिलता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं संयुग्मन, निषेचन, मिलना। अच्छा ये सब आगे आप लोग को हम बताएंगे कि ये सब मिलता कहाँ, कैसे मिलता है, क्या क्या क्रिया होता है, सारा चीज। ये देखो आपका युग्मनज बन गया, जायगोट। यही जायगोट आपका भ्रूण आगे बढ़ करके रहा है, जिसको थोड़ा सा और ये शेप ले लेता है शिशु का, और बाद में जाकर के ये बीज या फिर जो भी मतलब शिशु के रूप में बाहर आता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये तो ये गलत लगा दिया, बीज नहीं लगाएगा, यहाँ पर एक अच्छा सा बच्चा का फोटो लगाना चाहिए स्माइल करते हुए। चलो अब देखते हैं लैंगिक जनन का विशेषता क्या है। कौन, अरे बच्चा कैसा होता है, बच्चा सुखड़ा अच्छा लगेगा, वो तो गिरगिट्टी लगेगा, बोलेगा गिरगिट्टी है। हाँ तो बनाएंगे नहीं, तो राजे से बनाए हम, तो राजे से बनाए तुमको दिक्कत नहीं लगेगा। चल देखो उधर दिमाग नहीं लगाना, मैं मतलब समझ में आ गया है, कोई परेशानी। अच्छा बच्चा खूबसूरत नहीं, ई खूबसूरत लग रहा है, तब ले जाए इसको उठा के। चलो अब देखते हैं, यहाँ जैसे हम लोग अलैंगिक जनन को पढ़े थे वैसे ही हम लोग लैंगिक जनन को पढ़ते हैं। ठीक है, कि माइक लगता है मेरे मुंह में घुसा था, घुस जा खा जाता है तरह। देखो लैंगिक जनन, देखो ये द्विजनक होता है। कैसा होता है, द्विजनक। वो एकल जनक था, वो कैसा था, एकल जनक। और ये कैसा है, उसमें नर और मादा का युग्मक का निर्माण नहीं हो रहा था। यहाँ देखो नर और मादा के युग्मकों का निर्माण हो रहा है। वहां देखिए युग्मकों का निर्माण में समसूत्री विभाजन हो रहा था, यहाँ देखो कौन हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन समझ गया तुम लोग। देखो युग्मकों का वहां पर संलयन वगैरह निषेचन वगैरह नहीं होता, यहाँ पर देखो युग्मकों का संलयन होता है, मिलता है युग्मक, मिलता है ना। वहां पर देखो निषेचन के बाद युग्मनज, ये संरचना क्या कहलाता है, युग्मनज कहलाता है।
वहां निषेचन होता ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है। दो को मिलेगा तब ना फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पर आपका नहीं होता। अच्छा, युग्मनज से किसका विकास हो जाता है? भ्रूण का। अब भ्रूण से शिशु का, भ्रूण से बीज या गर्भ का। बीज यानी चल गया आपका पेड़ पौधा में, ठीक है, और गर्भ चला गया आपका जीव जंतु में। समझ में आ गया? देखो ये बोला कि इसमें नई जाति का निर्माण होता है। इसमें किस जाति का निर्माण होता है? जैसे घोड़ा और गधा मिल गया तो एक नया जाति बन गया है, खच्चर। कौन बना है? खच्चर। खच्चर देखा है तुम लोग? नहीं, खच्चर देखने नहीं किया है, नहीं देखा है। अच्छा कोई बात नहीं है, देखो इसको जंगल में खच्चर मिलेगा, जाओ जंगल तुम लोग। हाँ चलो ठीक है। तो भाई जैसे कि इसमें देखो एक नया नया नहीं बनता, जैसे कि माँ का शकल अलग है, पिताजी का शकल अलग है, तो बेटा बेटी का शकल क्या होगा? बिल्कुल अलग होगा, होगा ना? चलो उदाहरण में इसमें कौन कौन आता है? मनुष्य, मछली, पक्षी, स्तनधारी। स्तनधारी समझ जाता होगा तुम लोग। आगे बढ़ते हैं, देखो अब आते हैं यहाँ पर R.H. व्हिटकर नाम का एक वैज्ञानिक था, और वो वैज्ञानिक क्या किए थे? कहां चल गया जी? इधर आ जाएगा बैल, इधर चल। हाँ, R.H. व्हिटकर। R.H. व्हिटकर आया था कब? 1969 में, बताने के लिए, ठीक है, कि हम जीव जंतुओं को बांटेंगे। क्या करेंगे? बांटेंगे। अभी आप लोग को पहले हम पढ़ाए थे, पहले फर्स्ट क्लास जब हुआ था उसमें आप लोग को बताए थे कि इन्होंने बांटा था मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में और एनिमिलिया में, ठीक है। इसी में तुम लोग पढ़ेगा मेमेलिया, तेमेलिया, सरीसृप वगैरह सब चीज पढ़ेगा। देखो मोनेरा में ज्यादा करके कौन जीव आता है? एक कोशिकीय। जिस जीव के शरीर में मात्र एक कोशिका रहेगा उसको बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। तो मोनेरा में किसको ला देगा? एक कोशिकीय जीव को। तो बोलो सूक्ष्म जीव वगैरह या अमीबा, पैरामीशियम, ये सब तो एक कोशिकीय होता है। तो ये सब कौन से जगत में आ जाएगा? मोनेरा जगत में। कौन जगत में आएगा? मोनेरा में। तो अमीबा आ गया यहाँ पर आपका, पैरामीशियम आ गया, जितना भी एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होगा, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव, एक कोशिकीय कौन आपका? सूक्ष्म जीव, ये सब आपका किस में आ गया? मोनेरा में। किस में आ गया? कोई दिक्कत है? वहां देखो क्लियर है, वॉइस आ रहा है, बोलते हैं तो बल्ब जलता है ना। चलो ठीक है, ऊपर नीचे देखो। अब आगे आते हैं प्रोटिस्टा में। किस में आते हैं? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जितना भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जीव जंतु जन्म लेते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझता है? अलैंगिक जनन। कौन जनन? अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन के द्वारा जो जीव जंतु आपके जन्म लेते हैं वो सब किस जगत में आते हैं? आपके प्रोटिस्टा जगत में। अभी जस्ट हम पढ़ाए थे आप लोगों को अलैंगिक जनन, पढ़ाए थे। देखो यही है अलैंगिक जनन। इसमें आपका कौन है? मोनेरा और प्रोटिस्टा। इसमें आपका कौन आया था? अमीबा वगैरह आया था, ठीक है। देखो यहाँ अरे यार कहां जाएगा, यहीं पर थे हम लोग। देखो तो प्रोटिस्टा में आपका कौन कौन आता है भाई? जो अलैंगिक जनन के द्वारा जन्म लेने वाले जीव होते हैं, याद रह जाएगा, कोई दिक्कत है? आपका मोनेरा में कौन होता है? तो एक कोशिकीय जीव आता है। फिर देखो फंजाई में ये कवक वगैरह आता है, छाती वगैरह जानता है, मशरूम वगैरह, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। प्लांटी में आपका कौन आ जाता है? तो बहुकोशिकीय जीव आते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत आता है। जैसे आपका एल्जाई है, ब्रायोफाइटा है, ये देखो पेट्रियोफाइटा है, जेमिनोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सब जितने भी आप लोगों को दिख रहे हैं ये सब पेड़ पौधा है ना। तो ये सब आपका किसके तहत आता था भाई? प्लांटेई के तहत। किसके तहत? प्लांटेई के तहत। बोलो कोई दिक्कत है? आगे देखो एनिमेलिया। इसमें आता है आपका मेन मुख्य रूप से जंतु वर्ग। कौन वर्ग? जंतु। इसमें तो आ जाएगा आपका पेड़ पौधा का, ज्यादा अक्सर करके 90% तो वही होगा। इसमें जैसे ये देखो बना ही है एनिमल से। किसे बना है? यानी जानवर वगैरह। तो इसमें जंतु वगैरह आ जाते हैं, इसमें पेड़ पौधे आ जाते हैं, इसमें कवक वगैरह आता है, इसमें प्रोटिस्टा, और इसमें आपका कौन है? एक कोशिकीय जीव। बोलो किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं? किसी को दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना है? देखिए अब आते हैं यहाँ पर जंतुओं में लैंगिक जनन कैसे होता है। देखो इसको पढ़ते हैं। आप लोग जानता होगा कि मनुष्य के पास 46 क्रोमोसोम,
कितना क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम होता है। और इस 46 क्रोमोसोम को दो भाग में बांटते हैं, एक 44 में और एक 2 में। 44 में और एक किसमें? इस 44 को बोला जाता है ऑटोसोम। क्या बोला जाता है? या इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं दैहिक क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? दैहिक क्रोमोसोम। और इसको जो बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। और इसी को हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, CHROMOSOME। देखो इस 22 से जो कहां चला गया जी, ये जो 44 है, ठीक है, ये जो 44 है यही हम लोगों के शरीर के अंग को निर्धारित करता है। और ये दो गो जो क्रोमोसोम है ये बताता है कि ये लड़का जन्म लेगा या फिर लड़का यानी मेल होगा या फिर फीमेल होगा। तो मेल और फीमेल कौन निर्धारित करता है? तो सेक्स क्रोमोसोम, जिसकी संख्या कितना होता है? 2। ये अगर कोई मेल है तो उसके पास ये एक्स और वाई होगा, और कोई अगर फीमेल है तो उसके पास ये दोनों क्या रहता है? एक्स। समझ में आ गया? और 22 गो मेल के 44 गो मेल के पास भी और 44 गो फीमेल के पास भी ये दैहिक क्रोमोसोम होता है, जिससे उसके शरीर का अंग का निर्धारण होता है। यहां तक समझता है? देखो अब देखो यहां पर आते हैं थोड़ा सा डायग्राम के पास। देखो ये डायग्राम क्या कहता है, ये आपका भाई फीमेल है और ये आपका क्या है? मेल। इसके पास भी 46 क्रोमोसोम है, जिसमें कि 22 जोड़ी अलग है और एक जोड़ी अलग है। इसके पास भी आपके 46 गो है, जिसमें 22 जोड़ी अलग है और एक जोड़ा अलग है। समझ में आ रहा है? ये 22 जोड़ा को क्या बोलना? दैहिक क्रोमोसोम। ये भी दैहिक क्रोमोसोम। इसके पास ये सेक्स क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम, इसको ऑटोसोम, इसको सेक्स क्रोमोसोम। बोलो कोई दिक्कत है? अब ध्यान से समझना, ये आपका मादा डिंबाणु का निर्माण करता है और नर जो होता है शुक्राणु का निर्माण करता है। फर्टिलाइजेशन होता है, जायगोट बनता है, भ्रूण बनता है, शिशु बनता है। ये प्रोसेस हम आपको पहले भी बताए हैं। अब ध्यान से समझना, ये भी हम आपको बता चुके हैं कि मेल के पास 44 गो ऑटोसोम होता है और 2 गो आपका क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स और वाई। मादा के पास सेम चीज है, 44 गो दैहिक क्रोमोसोम और 2 गो है सेक्स क्रोमोसोम, एक्स और एक्स। समझ में आ गया होगा? अब देखो इस 44 में शेष 44 गुणसूत्र दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं। अच्छा, दैहिक गुणसूत्र तो आपको हम बताए जिससे शरीर के अंग का निर्माण होता है, जैसे हाथ का निर्माण हो रहा है, पैर का निर्माण हो रहा है, आंख का निर्माण हो रहा है। तो ये सब कौन निर्माण करता है? यही जो 44 गो है, जिसको हम लोग ऑटोसोम बोले। क्या बोले? ऑटोसोम या दैहिक क्रोमोसोम। समझ में आ गया? अब देखिए इसी में ना कभी कभी डिफेक्ट हो जाता है। डिफेक्ट होता है इसका मतलब क्या होता है कि किसी में जब यहाँ पर संलयन हो रहा होता है, उसमें 1-2 गो ये ज्यादा बढ़ जाता है। तो कभी कभी देखिए 6 गो उंगली हो जाता है, किसी को 6 गो उंगली हो जाता है ना, पैर में निकल जाता है, हाथ में निकल जाता है, किसी के पीठ में कुबड़ निकल जाता है। निकलता है कि नहीं निकलता है? तो ये सब डिफेक्ट है। तो ये इसको हम लोग सिंड्रोम में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंड्रोम में डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, जब ये सब सिंड्रोम वगैरह पढ़ेंगे तो वहां बताएंगे कि अगर किसी मनुष्य में इसका संख्या ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, अगर किसी मनुष्य में इसका संख्या कम हो जाए तो क्या होगा, उस समय कौन सा बीमारी उत्पन्न होगा, या उस समय उसका कौन सा अंग बढ़ जाएगा। तो वहां पर आपको हम बताएंगे डाउन सिंड्रोम, या आता टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जो जब सिंड्रोम पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पर क्लियर हो जाएगा ये चीज। यहां तक समझ में आ रहा है क्या आपको? समझ में आ रहा है ना? किसी को दिक्कत है? चलो आगे देखो, बढ़ते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा? देखो बोला मुख्य बिंदु में क्या है कि मनुष्य में कुल कितना क्रोमोसोम होता है, जिसमें 44 को हम लोग कौन गुणसूत्र बोलते हैं? दैहिक गुणसूत्र। और एक जोड़ा में जो 2 गो रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? सेक्स क्रोमोसोम। बोलो कोई दिक्कत है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? चलिए अब देखिएगा यहां आगे, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार के पास। किसके पास? अलैंगिक जनन के प्रकार के पास। देखो अलैंगिक जनन का ढेर सारा प्रकार है। ठीक है, अब देखते हैं। उसमें है पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विविभाजन, जिसमें कि वो जो जीव होता है वो 2 भाग में बट जाता है। कितना भाग में बढ़ता है? 2 भाग में। या इसी में आता है बहुविखंडन। इसमें क्या आता है? 2 से ज्यादा भाग में बट जाता है। 2 से क्या होता है? ज्यादा भाग में बढ़ जाता है। तो जब कोई जीव या जब किसी जीव का शरीर 2 भाग में या 2 से अधिक भाग में बट जाए तो उसको क्या कहना है? द्विखंडन या द्विविभाजन या बहुविखंडन।
समझ में आ रहा है? अगर उसका शरीर अनेक भाग में बट गया तो बहुविखंडन, अगर दो भाग में बटा तो द्विखंडन या द्विविभाजन। विभाजन मतलब बंटना होता है, द्वि मतलब दो होता है। अगर दो पार्ट में बट रहा तो बाइनरी फिजन कहेंगे इसको, और जब दो से अधिक तो मल्टीपल फिजन कहेंगे। फिजन मतलब बंटना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? अब आगे बढ़ते हैं। देखो द्विविभाजन का परिभाषा, मतलब द्विविभाजन की क्रिया में एक कोशिकीय जीवों का शरीर क्या भाग में बंट रहा है, यहाँ ये ध्यान देना है। दो भाग में बड़ा विभाजित होता है, जिसमें सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होता है। सबसे पहले कौन बंटता है? केंद्रक। जैसे कि ये मान लो कि युगलिना है, या तो फिर जैसे मान लो कि ये तो पैरामीशियम है। पैरामीशियम को अगर दो भाग में बंटना है तो ये जो केंद्रक होगा ये दो भाग में बंटना चालू कर देगा। देखो ये इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है। अब ये दो भाग में बंट जाएगा। जैसे दो भाग में बटेगा, इसका केंद्रक अलग, इसका केंद्रक। जैसे ये मान लो कि आपका पैरामीशियम है, ये परिपक्व हो गया जनन के लिए, इसका केंद्रक दो भाग में बंटना चालू करेगा, इधरों खिंचाएगा, इधरों खिंचाएगा। देखो यहाँ पर खिंचा रहा है और यहाँ पर देखो दोनों अलग हो गए, ये कट गया, आधा केंद्रक इधर, आधा केंद्रक इधर। तो सबसे पहले अगर विभाजन होना है कोशिका में तो सबसे पहले कौन बंटता है? केंद्रक। क्योंकि तुम लोग को पता होगा कि सेल भाई गोलाकार होता है। सेल कैसा होता है? गोलाकार। सेल के बीच में आपका कौन होता है? केंद्रक। ये बाहर में कौन होता है? सेल का मेम्ब्रेन होता है, कोशिका झिल्ली होता है। इसके अंदर में क्या होता है? कोशिका का द्रव्य होता है। इसी में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जी काय होता है, तारक काय होता है, सेंट्रोसोम होता है, राइबोसोम होता है, लाइसोसोम होता है, ढेर सारा द्रव वगैरह भरा रहता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बंटने का काम कौन करता है? आपका केंद्रक। पहले कौन बंटता है? केंद्रक दो भाग में बटेगा, और जैसे ही केंद्रक दो भाग में केंद्रक का विभाजन हो जाएगा तो उसके बाद किसका विभाजन हो जाएगा? पूरे कोशिका का। किसका विभाजन हो जाएगा? पूरे कोशिका का। तो अगर भाई द्विविभाजन होना है या बहुविभाजन होना, बहुविखंडन होना है तो सबसे पहले कोशिका में कौन बटेगा? कोशिका। कोशिका में भी कौन बटेगा? केंद्रक। कौन बटेगा? केंद्रक। केंद्रक क्या भाग में बटेगा? नहीं लग रहा मन, क्या तबीयत खराब हो गया कि उसका चेहरा देखो, गर्मी लग रहा है। अच्छा, गर्मी तो हमको भी लग रहा है। तो कपार पर भी लाइट का गर्मी है, नीचे से भी है। चलो देखो, अब यहां ध्यान से समझते हैं। ये युगलिना है, ये क्या है आपका? युगलिना। देखो इसका ये केंद्रक है भाई, ये केंद्रक है ना। देखो केंद्रक यहाँ पर देखो दो भाग में बंटने को तैयार है। आधा देखो इस पट्टी है, आधा देखो इस पट्टी है। यहाँ पर देखो यही नहीं केंद्रक है जी। ये देखो आधा इधर बंट गया, आधा इधर, आधा इसमें चला गया, आधा इसमें, दो नया बन गया। पैरामीशियम में सेम है। अमीबा में देखो ये केंद्रक है, देखो ये बटने को एकदम यहाँ तत्पर है कि किधर हम बटे। जैसे ही इधर होगा दोनों अलग होगा, एक केंद्रक इधर, एक केंद्रक इधर। तो जैसे ही आपका केंद्रक बटेगा, कौन बटेगा? केंद्रक। बस कोशिका का विभाजन तय है। और जैसे कोशिका का विभाजन तय हो जाएगा तो एक जीव कितना भाग में बट जाएगा? आपका दो भाग। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? चलो आगे आप लोगों का यहाँ देखिएगा ध्यान से। अमीबा में विपरीत या प्रतिकूल परिस्थिति में सबसे पहले देखो यहाँ ये समझो कि जो अमीबा होता है, ठीक है, ये सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं कुटपाद। ये जो चल रहा है अगला वाला भाग, ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई? कुटपाद। ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कुटपाद। इसी से चलता भी है, इसी से खाता भी है, इसी से सारा काम इसका होता है। देखो ये बोला कि अमीबा में विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में कुटपाद की सहायता से सिस्ट या पुटी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सिस्ट या पुटी का। देख रहा है ये सिस्ट या पुटी, इसी को बोलते हैं कवर को, जो कि जीव को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो कवर है ना, ये किससे बनता है? इसी से, इसी कुटपाद से अमीबा में किसका निर्माण होता है? पुटी का। यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? खोल। अमीबा अपने चारों ओर क्या बना लेता है? खोल। समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर कुटपाद की सहायता से सिस्ट का निर्माण होता है और यह क्या प्रदान करता है? अमीबा को सुरक्षा प्रदान करता है। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है? आगे बढ़ा जा सकता है। देखिए आगे हम लोगों का बहुविखंडन, तो इसको हम लोग रहने देते हैं। बहुविखंडन से अगले क्लास में चलेगा। कितना टाइम हो गया? देखो टाइम कितना हो गया? हो गया, तो इसको यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम लोग कहां से पढ़ेंगे भाई? बहुविखंडन से। यहां से चलेगा। ठीक है, बाप रे गर्मी काफी है। चलो पंखा रे।